नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने तालिबान सरकार से बेहतर सरकार की उम्मीद जताई है। आपको बता दें कि शेख अब्दुल्ला की जयंती पर उन्होंने कहा कि तालिबान को इस्लामिक सिद्धांतों को मानना चाहिए और दुनिया से अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला पहले भी कई तरह के विवादास्पद बयान को लेकर चर्चा में रहे हैं और एक बार फिर से इस तरह का बयान दिया है, जबकि पूरी दुनिया में तालिबान को लेकर क्या रुख है, क्या नजरिया है, बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही साफ है। उसके बावजूद फारूक अब्दुल्ला का यह बयान सामने आया है जिसमें तालिबान को इस्लामिक सिद्धांतों को मानने और पूरी दुनिया से अच्छे रिश्ते बनाने की बात कही है फारूक अब्दुल्ला ने। देखिए, अफगानिस्तान एक अलग मुल्क और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना है जो वहाँ पे आए। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक पैदा करें। देखिए, अफगानिस्तान एक अलग मुल्क और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना है जो वहाँ पे आए। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक पैदा करें। और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा जुड़ गए हैं। रजा साहब, मतलब तालिबान के बारे में, एक ऐसे आतंकवादी संगठन के बारे में इस तरह की सरकार चलाने की बात की जा रही है जो ऑलरेडी अपनी तस्वीर साफ कर चुका है। ऑलरेडी जहां पे यूनिवर्सिटी से तस्वीरें आ गई हैं कि पर्दा खिंच चुका है भाई साहब, वहां पे एक तरफ पुरुष है एक तरफ महिलाएं हैं, इस तरह से पढ़ाई होगी। अभी अभी खबर हमने ही बताई है कि खेल नहीं सकती हैं महिलाएं वहां पर शिक्षा नहीं कर सकती है। ये सब बकवास है उनके नजर में। और फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ कश्मीर में बैठकर इस तरह से राग अलाप रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बयान पर? देखिए, आप बड़ी हैरत की बात, मुझे सुन रहा था अभी बयान उनका जो आपने बात कही कि जहां पर जुल्म के और ताकत के दम पर हुकूमत ली गई हो, छीनी गई हो, वहां पर कानून को स्थापित करने की बात वो कह रहे हैं, वहां पे लोकतंत्र स्थापित करने की बात कर रहे हैं और एक तरफ शरिया कानून की भी बात कर रहे हैं जो हुकूमत शरीयत के खिलाफ ही हासिल की गई है। शरीयत में जुल्म की छूट है कहाँ? वहां महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, शरीयत में महिलाओं के साथ उत्पीड़न है नहीं। आपने लोकतांत्रिक सरकार की आप बात अगर कर रहे हैं तो महिला को वहां सम्मान नहीं, अपमान किया जा रहा है, महिलाओं का अत्याचार किया जा रहा है, उनको सरेआम गोलियां मारी जा रही और उस पर इस तरह का बयान फारूक अब्दुल्ला साहब का आना, ये हास्यास्पद भी है और हैरतअंगेज बात है। या तो वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, इसको यही कहा जा सकता है, क्योंकि तालिबान के साथ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है और जिस तरह से बर्बरता हुई है पूरी दुनिया इस बात को लेकर, श्वेता जी, परेशान है सब लोग कि कम इस तरह से भी कहीं हुकूमत होती है। यहाँ पे आप लोकतंत्र की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप शरीयत की भी बात कर रहे हैं, ना इसमें शरिया आ सकती है ना यहाँ लोकतंत्र आ सकता है, क्योंकि जहाँ बंदूकों के साए में हुकूमत हासिल की गई हो, रजा साहब क्या है, मारकर क्या है ना, दरअसल शरिया की बात तालिबान भी करता है। अगर तालिबान के हिसाब से शरिया ये कहता है जो वो इस वक्त अफगानिस्तान में कह रहे हैं, तो यहाँ बाकी लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और आप बेहतर समझाएंगे, क्योंकि खुद फारूक अब्दुल्ला अगर इस तरह से बयान भारत में दे रहे हैं तो समझना होगा कि वाकई मुस्लिम धर्म में शरिया यही कहता है क्या करने के लिए। देखिए, असल में है क्या, पूरी दुनिया में तालिबान जैसी संस्थाओं ने आकर मुसलमान और इस्लाम को अलग अलग कर दिया है। इस्लाम और है, मुसलमान और है, और ये जो तालिबानी मुसलमान हैं इनके चेहरे को दिखाकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को प्रश्न पर खड़ा कर दिया है। ऐसे ही लोगों ने, हम तो कहेंगे तमाम उन लोगों से जो वाकई में समझ रहे हैं ना ये शरीयत हो सकती है ना ये लोकतंत्र हो सकता है, जिस तरह की बर्बरता तालिबान लगातार करता चला रहा है, बिल्कुल भी आतंक का पर्याय है वो। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो लोग परेशान हैं इस तरह की हुकूमत से और इससे बाज आना चाहिए। हम लोगों से अपील भी करेंगे कि इस तरह के लोगों के, जिस तरह से हमारे देश में कई लोगों ने समर्थन किया तालिबान का, कई मुसलमानों के स्टेटमेंट आए, समाजवादी पार्टी के सांसद के आए,
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने बधाई दी, तो बड़ी हैरत की बात है कि ये तो धर्मगुरु भी हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये क्या जुल्म की आग में झोंकना चाहते हैं मुसलमानों को? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अब बीजेपी का मिशन चुनाव जो है दरअसल शंखनाद हो चुका है। बीजेपी ने 5 राज्यों में चुनाव को लेकर कमर कस ली है। पार्टी ने 5 राज्यों के लिए प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। यूपी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है। उन्हें साथ देने के लिए भारी भरकम टीम है। आपको बता दें कि जिनमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, शोभा करंजले, अन्नपूर्णा देवी के साथ साथ हरियाणा के मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का भी नाम है और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और विवेक ठाकुर को भी शामिल किया गया है। चलिए तो आपको हम बता दें कि दरअसल क्या कुछ समीकरण अब बीजेपी ने बिठाया है 5 राज्यों में। जैसा कि हमने आपको बताया कि चुनाव होने वाले हैं अगले साल। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे अब धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान बहुत ही काबिल मंत्री के अलावा इनके अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो कर्नाटक से लेकर उत्तराखंड से लेकर बिहार तक के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है और बीजेपी का एक तरह से पूरा फोकस उत्तर प्रदेश है मुख्य तौर पर, वहां धर्मेंद्र प्रधान को रखा गया है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथ में कमान होगी। ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बीजेपी शासित नहीं है इन 5 राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं। उत्तराखंड तीसरे राज्य की हम बात करें तो प्रहलाद जोशी को यहां की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है जैसे हमने आपको बताया, प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन इनके साथ एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और भी नेताओं की जो कि सह प्रभारी होंगे। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, इनका एक्सपीरियंस देखिए कि जम्मू कश्मीर में इन्होंने कमान संभाली थी चुनाव प्रभारी के तौर पर और वहां भी काफी कुछ उन्होंने देखा था। अब अर्जुन मेघवाल भी इसमें शामिल है जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और काफी कुछ इन्होंने संभाला भी है। इधर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बीजेपी ने यूपी का सह प्रभारी बनाया है। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। सर, आपको एक नई जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी के तौर पर, इससे पहले आप पौंडीचेरी के अंदर भी प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं और वहां पे पार्टी की सरकार पहली बार बनी थी। देखिए, मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए, लेकिन जैसे आपने कहा हमारी पार्टी की ये रणनीति होती है, जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं संगठन के भी प्रभारी सह प्रभारी लगाए जाते हैं और चुनाव के लिए भी चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी लगाए जाते हैं। इसी श्रृंखला में आज का ये निर्णय है। लेकिन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी पौंडीचेरी में, आपने वहां पे जो है पहली बार सरकार बनवाई एनडीए की और उसके बाद सीधा उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी आपको सह प्रभारी के तौर पर। देखिए, मैंने बताया ना कि ये पार्टी का निर्णय है, लेकिन हम निश्चित रूप से जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएंगे। सर, कौन से मुद्दे होंगे जो आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर? 2 ही मुद्दे हमारे, डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस। इन मुद्दों पे ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और योगी जी ने सुशासन भी दिया, कानून की व्यवस्था भी ठीक रखी। आप जो मोदी जी की नीतियां हैं उसकी क्रियान्विति धरातल पे अच्छी तरह से उतारी। ये जो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट है, इसी मुद्दे को लेकर के हम चुनाव में रहेंगे। क्या राम मंदिर इस चुनाव में आपको लगता है कि चुनावी मुद्दा नहीं है? देखिए मानसूर, ये स्पिरिट बन रहा है राम मंदिर, तो निश्चित रूप से ये वैसे भी मुद्दा राजनीतिक नहीं है, लेकिन ये आस्था का विषय, लेकिन इस पीरियड में बन रहा है, इसलिए कि इसका भी कोई न कोई जिक्र तो आएगा कहीं न कहीं। सर, क्योंकि पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर। कुछ दिन पहले जो है मुजफ्फरनगर में उन्होंने महापंचायत की थी और किसानों के मन से ये कहा गया था कि हम बीजेपी का विरोध करते हैं। राकेश टिकैत हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि हमने बंगाल में भी बीजेपी के खिलाफ काम किया, अब यहां करेंगे। देखिए, हमारी जब अभी मानसून सत्र चल रहा था तो लगातार ये संसद लगा रहे थे, उसमें भी उनके यही मुद्दे थे, बीजेपी का विरोध करना, और हरियाणा में भी उनके यही मुद्दे हैं, पंजाब में चुनाव है उनका भी वही यही मुद्दा है। तो अब तो धीरे धीरे किसान आंदोलन का जो परतें हैं आपके मीडिया में भी साफ हो रही है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है वो अब करीब है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना की मांग कर दी है। उनसे बात की आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने। अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल की नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं के साथ बैठकें कर रही हैं। चुनाव सर पर है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री। अनुप्रिया जी, स्वागत है आपका। ये बताइए कि चुनाव अब लगभग सर पे आ रहे हैं, पहले ये बताइए कि अपना दल कितना तैयार है और अपना दल की अपनी रणनीति क्या है? देखिए, अभी मैं हमारे पार्टी की संगठन समीक्षा बैठक ही चल रही थी। एक एक ज़िले के संगठन की समीक्षा के लिए हमारी टीम गई थी लखनऊ से, जिसमें हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता थे, और हर संगठन की वास्तविक स्थिति क्या है उसकी एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। तो हमारे सारे जिलाध्यक्ष आए हुए हैं, एक एक से पूरी वास्तविक जो सिचुएशन है उसको डिस्कस किया जा रहा है। कहाँ वो पार्टी लीडरशिप को कहीं भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं, जो उसमें कमी है उसको सुधार के लिए उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो हम अपने पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले के संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि हमने साथ में चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी के साथ, सहयोगी पार्टी के साथ, लेकिन हमारे हर जिले में हमारा संगठन हो, क्योंकि दोनों पार्टियों का संगठन जब मिलकर चुनाव लड़ेगा तभी बेहतर परिणाम भी होंगे। तो हम अपने संगठन को पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। आप बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगी, सहयोगी दल हैं, तो क्या सीटों का जो आप लोगों का डिमांड है, क्या पिछली सीट बराबर की सीटों पे लड़ेंगी, ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगी, क्या होगा इस बार? देखिए, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन अभी तो हमने ऐसी कोई चर्चा नहीं की है, समय आने पर वो भी कर लेंगे। सोच हमारी यही रहती है कि हम दो दल हैं, मिलकर लड़ रहे हैं, दोनों की अपनी ताकत होती है, छोटे दलों की अपनी ताकत होती है, बड़े दल की अपनी ताकत होती है। कहाँ पे हमारी सिनर्जी बेहतर हो सकती है, आप जीत सकते हैं आप लड़ लीजिए, हम जीत सकते हैं हम लड़ लेते हैं। जो ओवरऑल रिजल्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि हम फिर से सरकार बनाएं। तो समय आने पर इसकी भी चर्चा कर लेंगे। और रुक करेंगे अगली खबर का। करनाल में किसानों की लड़ाई जारी है। लाठीचार्ज के खिलाफ किसानों ने मिनी सचिवालय की घेराबंदी कर दी है। अभी भी किसानों का धरना यहां पर चल रहा है। हालांकि मिनी सचिवालय में आने जाने वाले अधिकारियों को किसान नहीं रोक रहे हैं। वहां सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम है। किसानों के आंदोलन की वजह से करनाल में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सर्विस पर पाबंदी लगाई गई है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार किसान प्रतिनिधियों से बातचीत कर रही है। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से ज्यादा जानकारी के साथ। मंजीत, फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि गतिरोध खत्म करना, ये डेडलॉक खत्म करना, ये बेहद जरूरी है। किसान और सरकार के बीच में जो गतिरोध चल रहा है उसको खत्म करने की कोशिशें दोनों तरफ से की जा रही हैं। कल भी 3 बार की बातचीत हुई थी, वो बेनतीजा रही थी, और आज भी अभी थोड़ी देर पहले ही 2 बजे करनाल जिला प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत का चौथा दौर शुरू हो गया है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही ये गतिरोध समाप्त होगा और जिला प्रशासन के ऊपर किसान संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं कि उनकी जो 3 प्रमुख मांगे हैं वो मान ली जाएंगी। जैसा कि आपको विदित है कि इन सभी मांगों के बीच में आयुष जो अधिकारी थे SDM करनाल के, उनको हालांकि यहाँ से बदल दिया गया है, लेकिन उनके खिलाफ किसान संगठन आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा 28 तारीख को जो किसान घायल हुए थे पुलिस एक्शन में, उनके लिए मुआवजे की मांग की जा रही है। और इसके अलावा जो जिस किसान की मृत्यु हुई थी उसके परिवार के लिए भी अलग से 25 लाख रुपए की मुआवजे की और उसके बेटे के लिए सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। तो ये कुल मिला के यही सभी मांगे हैं जिनको लेकर किसान संगठन, उनके प्रतिनिधि इस वक्त जिला प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा और किसान अपना धरना प्रदर्शन यहाँ से उठा लेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब सुनते हैं कि किसान नेता और BKU नेता दरअसल राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। कामकाज को मैंने कर रहे हैं। आपने सारे अधिकारियों को अंदर जाने के लिए कहा है? नहीं, सब जाओ अपना काम करो। काम को लेकर कोई दिक्कत नहीं, काम तो होना चाहिए भाई, पब्लिक का काम है, काम इनको करना चाहिए। ये काम अपने आप नहीं करेंगे, छुट्टी मारेंगे अपने आप और कहेंगे जी हम तो इसलिए नहीं आए, वहाँ किसान बैठे थे। आपकी तरफ से इस बात संदेश है कि बिल्कुल काम करे, लंगर भी यहीं चक है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, यही लंगर चक है, घर जाने की जरूरत ही नहीं। ये जो छुट्टी लंच के टाइम में घर भागते थे, इनको कहाँ जाने की जरूरत है, ज्यादा काम करे बैठ के। सफाई आई, सफाई देने की कोशिश करे। जब वहाँ कोर्ट में जाते हैं तो चोर भी ये कहे मैं चोरी करी नहीं,
चाहे वो पकड़ा जाओ, उससे सजा हो जाओ, लास्ट तक ये कहता है जी मैं करी नहीं। लेकिन प्रशासन का काम है उसे साबित करें, प्रशासन का काम है उसे साबित करें। साबित कहाँ करेगा जब प्रशासन ही एक जगह हो रहा, जब गवाह और कोर्ट और मुलजिम एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर सजा तो होगी नहीं। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और अब से कुछ देर पहले आपको बता दें, मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। पीयूष गोयल इस वक्त बोल रहे हैं। उसको हम पूरा कर सके और जब हम तय करेंगे किसको ये पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिले, उसमें जो मापदंड रखेंगे उसमें 2-3 मापदंड पे विशेष जोर दिया जा रहा है। एक तो जो कंपनियां या जो फैक्ट्रियां एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या टियर 3 टियर 4 शहरों के आसपास लगती हैं, उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ कितना रोजगार निर्माण करेंगे इस स्कीम के तहत, उस बिंदु को भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसके ऊपर विशेष मार्किंग करके प्राथमिकता देके उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इसका सीधा लाभ गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, इन क्षेत्रों में तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर ऑलरेडी तेज गति से बढ़ रहा है। लेकिन बाकी देश में भी नए नए राज्यों में, अब बिहार चाहे तो वहां पे प्रोत्साहन दे सकता है और बिहार अपनी स्कीम जोड़ के आगे बढ़ा सकता है, इस क्षेत्र का लाभ ले सकता है। ऐसे हम चाहेंगे कि देश भर में इसका लाभ अलग अलग क्षेत्र में पहुंचे। एक प्रकार से गत वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अलग अलग निर्णय लिए गए, फिर वो चाहे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी सही दाम पे एक्सपोर्टर्स को मिले, टेक्सटाइल सेक्टर को मिले, रॉटेप और ROSCTL जैसी स्कीम्स जिसके तहत जो भी एम्बेडेड टैक्सेस हैं, टैक्सेस, ड्यूटीज, लेवीज, उन सब का रिफंड मिले इन अ WTO कंप्लायंट मैनर, वो पैसे। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।